हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर प्रकाश वाला चल रहा है और चैप्टर प्रकाश में आज हम बात करते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। देखिए, पहले हम बात करते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब कोई प्रकाशीय किरण, आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, मान लीजिए ये एक चिकना पृष्ठ है और चिकने पृष्ठ पर टकराती है और चिकने पृष्ठ पर टकराने के बाद इसका, जब ये चिकने पृष्ठ पर टकराएगी तो इसका कुछ भाग तो वापस इसी माध्यम में लौट आता है। तो देखिए, इसी माध्यम में लौट आने की घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ये किरण है और ये किरण यहाँ से जा रही है, तो यहाँ जाने पर इसे यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ से न जाकर अपने मार्ग से सीधी कुछ अपने मार्ग से या तो इधर को चली जाएगी या इधर को चली जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। और अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब बात आती है, परावर्तन हो गया, परावर्तन, ये अपवर्तन हो गया। इसके बारे में पहले, इसे बताने से पहले मैं पहले इनको बता रहा हूँ, ये अपवर्तन हो गया। अब हम बात करें सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम, जिस माध्यम का, भाई सघन माध्यम, जैसे कि हम बात करें, एक हमारे पास गिलास है और एक हमारे पास एयर है, ये तो कांच है भाई, और ये वायु है। तो आप देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। अब हम इन बातों को, परावर्तन के बारे में हमें पता चल गया, अपवर्तन के बारे में पता चल गया, और सघन माध्यम, विरल माध्यम। इसके बाद अब लेते हैं हम मेन बात पे आते हैं कि हमें क्या बताना है। देखिए, मैंने लिखा है ऊपर, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, एक प्रकाशीय किरण है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो हम एक इसकी स्लाइड बना लेते हैं। देखिए, ये मान ले जाए ऊपर का भाग, इसमें सघन माध्यम है, ये सघन, और ये विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से, और ये इसका अभिलंब है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग अपरिवर्तित है। कुछ भाग तो परिवर्तित हो जाता है, वही परावर्तन में जैसे बताया, और कुछ भाग क्या रहता है? अधिकांश भाग अपरिवर्तित रहता है। अब अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। जैसे ही ये सघन माध्यम से, जैसे ये किरण है और ये यहाँ से आई और ये आपतन कोण है आई, तो ये यहाँ पर आने पर, सघन से जब विरल में जाती है तो विरल में जाने पर यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका, ये वाली यहाँ से जानी चाहिए थी किरण, परंतु यह अपने मार्ग से, अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। तो भाई ये हो गया, अपवर्तित अभिलंब से दूर हटती है। देखिए, ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से दूर हटती है। अब बात करते हैं इस दशा में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से, ये कोण है, ये है R और ये I, इसे कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और ये होता है आपका अपवर्तन कोण। तो जब हम देखते हैं कि आपतन कोण का मान, अब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा है। देखिए, ये कोण बड़ा है और ये छोटा है। आगे चलते हैं हम। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसमें आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं।
तो अगर आपतन कोण का मान हम और बढ़ा दें तो और बढ़ाने पर क्या होगा, देखिए अभी इतना था, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये वाली किरण होगी, ये आई का मान मैंने और बढ़ा दिया, तो जब मैं आई का मान बढ़ाऊँगा तो ये अभिलंब से और दूर हट जाएगी। भाई यहाँ से यहाँ जा रही, ये यहाँ से चली जाएगी। तो देखिए आर का मान और बढ़ गया, यानी कि यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता बढ़ जाएगा। देखिए आई का मान यहाँ पर कम था तो आर का मान भाई इसके मुकाबले तो कम है, तो फिर हमने आई का मान और बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया। परंतु हम अभी भी और देखते हैं कि और बढ़ाने से क्या होगा। चलिए और बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका मान और बढ़ा देते हैं ए यहाँ से। अब ये देखिए जब आई का मान मैंने और बढ़ा दिया तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये कहाँ से जाएगी भाई, ये किरण इसी से यहाँ से चली जाएगी यहाँ से, और ये कोण कितना बन जाएगा 90 अंश। और जब अपवर्तन कोण, देखिए अब मैं शुरू से एक बार बताता हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देखिए सघन से विरल में जाती है, तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग अपरिवर्तित रहता है। अब अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। अपरिवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, देखिए मैंने और बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे देखिए यहाँ पर इतना था, फिर बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। उस विशेष आपतन कोण को जब 90 अंश हो जाता है हम क्या कहते हैं, 90 अंश होते ही क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आई बराबर, जब आई का मान क्या हो जाए आई सी माने क्रांतिक कोण के बराबर, या इसको हम आई बराबर सी भी कहते हैं, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तब हम क्या कहते हैं, यानी कि इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अभी भी नहीं, हम अभी भी आगे सोचते हैं कि भाई अगर देखिए अपने मन में एक स्थिति आती है, यार हमने आई का मान बढ़ाया तो ये बढ़ता गया। एक ऐसी स्थिति आ गई जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया तो हमने उसे क्रांतिक कोण कह दिया। तो हम और बढ़ा के देखते हैं, हम सोचते हैं अपने मन में कि और बढ़ा के देखते हैं। चलिए और बढ़ा देते हैं। किसका मान और बढ़ाएं, आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं। तो हम आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, ये यहाँ पर अभी मैंने देखा था कि 90 अंश हो गया था, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये और बढ़ा देंगे हम, तो और बढ़ाने पर ये अपने वापस इसी मार्ग में और बड़ा हो जाएगा ये कोण, यानी कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण से। आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान बड़ा हो जाएगा किससे, सी से। सी कौन है भाई, क्रांतिक कोण। जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तब हम क्या कह देंगे कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, देखिए अब क्रांतिक कोण तो 90 अंश था, परंतु आपतन अभी क्या हुआ, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर, अब नीचे तो नहीं गया प्रकाश, क्या होगा, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में इधर से ही गया था और सघन माध्यम में लौट आता। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो भैया शर्त ये होनी चाहिए, तो शर्त होनी चाहिए, प्रकाश की कंडीशन है कि वो सघन माध्यम से जाए और विरल माध्यम की ओर जाए। पहली कंडीशन है उसकी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब आपतन कोण का मान, देखिए मैंने लिखा, जब आपतन कोण का मान किससे बड़ा हो जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही हमारा
क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन था। थैंक यू बेटा।